स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिकोडर्स पे, जिसमें आज मैं आपके लिए डेटा स्ट्रक्चर का सेकेंड वीडियो लेके आया हूं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा एरे क्या होता है। ठीक है, पहला हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो कि है, उसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा एरे क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम एरे को समझना चाहें तो एरे में हमारा एक वर्ड है रे। ठीक, अगर सिंपली हम लोग समझें कि रे आप लोग ने समझा होगा, फिजिक्स आप लोग पढ़े होंगे, तो फिजिक्स में हम लोग कहते हैं एक रे ऑफ लाइट, है ना। रे ऑफ लाइट हमारी कैसी होती है, ऐसी हमारी स्ट्रेट कंटिन्यूस पाथ फॉलो करती है हमारी रे ऑफ लाइट जो होती है। ये रे ऑफ लाइट है, ठीक, और ये हमारी कंटिन्यूस है। ठीक, कंटिन्यूस है, यहाँ पे कोई भी ब्रेकेज नहीं है बीच में। ऐसा नहीं है कि यहाँ इतना दूरी पे लाइट नहीं है फिर इतना दूरी पे लाइट आ गई, ऐसा नहीं है। ये पूरी कंटिन्यूस लाइन है। ठीक, तो जब हम कोई भी चीज़ कंटिन्यूस और सेम टाइप का बात करें, जैसे कि यहाँ से अगर हमने येलो कलर की लाइट को थ्रो किया तो हमको यहाँ पे स्क्रीन पे येलो लाइट ही मिलेगी। ठीक, तो ऐसी लाइट जो हर जगह कंटिन्यूस हो, ठीक, सेम टाइप की हो, वो हमको यहाँ पे रे ऑफ लाइट मतलब रे से पता चलता है। अब अगर हम इसी चीज़ को बात करें एरे में, जब हम अपने कंप्यूटर साइंस में आते हैं जिसमें हम एरे पढ़ रहे हैं, तो एरे क्या है? एरे हमारा एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर हमको किस चीज़ में हेल्प करता है? मेमोरी को एलोकेट करने में हेल्प करता है, कि हमको मेमोरी कैसे एलोकेट करना है। पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने पढ़ा था कि मेमोरी हम लोग को इस तरीके से एलोकेट करनी है कि हम लोग उसको एफिशिएंटली एक्सेस कर पाएँ और वहाँ पे एफिशिएंटली हम लोग डेटा को स्टोर कर पाएँ, जिससे कि हमारा क्या हो, स्पेस भी कम लगे और हमको उसको एक्सेस करने में टाइम भी कम लगे। ठीक, तो अब जब हम एरे की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा सेम टाइप और कंटिन्यूस। ठीक, कंटिन्यूस या हम कंटिन्यूस भी कह सकते हैं। तो सेम टाइप के एलिमेंट्स, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं, अगर हम लोग ले रहे हैं तो इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स ले लें। तो इंटीजर टाइप्स में क्या आएगा, 1 2 3 4, ये सब इंटीजर टाइप्स के। तो अगर हमारी ये मेमोरी है, ये हमारी मेमोरी है और ये हमारे एलोकेशंस है, यानी मेमोरी के लोकेशंस हैं, और इसमें हम हर जगहों पे कुछ ना कुछ डेटा इनपुट कर रहे हैं। तो अगर हमने कहा कि हमने यहाँ 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 4 5 6 7, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इस पूरे ब्लॉक ऑफ मेमोरी को कंटिन्यूस वे में एलोकेट किया। कंटिन्यूस वे में एलोकेट किया, कंटिन्यूसली यहाँ पे एलोकेशन हो रहा है। और किस तरीके से एलोकेशन हो रहा है, देखिए यहाँ पे सेम डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स इन सभी मेमोरी लोकेशंस पे हैं, सेम डेटा टाइप के। जब हम लोग लाइट की बात कर रहे थे तो वो सेम टाइप की लाइट थी, है ना, शुरुआत से लेके अंत तक। यहाँ पे देखिए शुरुआत से लेके अंत तक यहाँ पे भी इंटीजर है और यहाँ पे भी इंटीजर है। ठीक है, और ये हमारी पूरी एक मेमोरी ब्लॉक है जिसका साइज क्या है, जिसका साइज हमारा 7 है। ठीक, तो ये बेसिकली हमारा एरे होता है, जिसमें कि हम कहते हैं कि हमारे कुछ पर्टिकुलर ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी लोकेशंस को हम लोग सेम डेटा टाइप के एलिमेंट से अगर हम एलोकेट करते हैं तो वो हमारी एरे कहलाती है। चलिए डिटेल में इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर यानी कि जब हम लीनियर की बात करते हैं तो इसमें एक टर्म आता है लाइन। तो लीनियर मतलब होता है लाइन लाइक स्ट्रक्चर, लाइन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, जब हम लोग ने यहाँ पे अभी एरे बनाई तो ये एक लाइन लाइक स्ट्रक्चर ही तो है। आप देखो ये एक लाइन फॉलो हो रही है ना, 1 2 3 4 5, देखिए एक लाइन में चीज़ें जा रही हैं। तो इसी कारण से एरे जो हमारा होता है ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। आइटम्स आर प्लेस्ड इन अ लीनियर ऑर्डर। जो हमारे आइटम्स हैं ये लीनियर ऑर्डर में प्लेस्ड होते हैं, यानी कि लाइन लाइक स्ट्रक्चर में प्लेस्ड होते हैं। विच मीन्स मेमरी असाइंड टू ईच आइटम इज कॉन्टिग्यूस, यानी कि जो हमारी मेमरी असाइंड है हर आइटम को वो कॉन्टिग्यूस है। कॉन्टिग्यूस यानी कि एक के बाद एक है। ठीक, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कॉन्टिग्यूस एलोकेशन है। ठीक,
द डेटा टाइप ऑफ एन एरे इज सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। यानी कि अगर हमने एक एरे बनाया INT ARR, ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 साइज अगर दे दिया, तो यहाँ पे मेमोरी जो एलोकेशन होगा, यहाँ पे पर्टिकुलरली 5 साइज का एरे हमारा बनेगा, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक में हम चाहें तो कोई भी अपना इंटीजर टाइप का वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो एरे बनी है ये हमारी इंटीजर टाइप की है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 11 दे दिया, 12 दे दिया, 13 14 15, या कोई भी हम इंटीजर टाइप के नंबर्स दे सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पे 515 कर दें, 214 कर दें, इस तरीके से कोई भी नंबर हम दे सकते हैं। बस हमारे पास लिमिटेशन क्या है कि इस पूरी ब्लॉक ऑफ मेमोरी में जो जिसका साइज 5 है, यहाँ पे हमारे सारे ब्लॉक्स पे केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू ही होगी। यहाँ पे हमारा और कोई डेटा टाइप नहीं आ सकता, ठीक है। इसके बाद आता है विद द कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन इट बिकम्स ईजियर टू फाइंड आउट मेमोरी लोकेशन ऑफ एनी एलिमेंट इन द एरे बाय जस्ट नोइंग द फर्स्ट मेमोरी लोकेशन एंड एडिंग एन ऑफसेट। यानी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे कि अब देखिए, हम बात करते हैं कि मेमोरी एलोकेशन की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जब हमने एक एरे बनाई, मान लीजिए 5 साइज की ये एरे है, पहला वाला, अब मेमोरी एड्रेसिंग की हम बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर है उसके पास बहुत बड़ी सी मेमोरी है, तो पर्टिकुलरली वहाँ पे होता क्या है, हर मेमोरी का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। जैसे कि मैंने कहा ये पहली मेमोरी है जिसका एड्रेस 202 है, दूसरे वाले का 204 है, इसके बाद 208 है, 208 है, फिर 210 है या 212 है, और ये 216 है, ठीक। ये हमारी मेमोरी एड्रेसेस है। अब यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे मैंने 4 की स्पेसिंग क्यों ली है, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं एक इंटीजर टाइप का एरे बना रहा हूँ, ठीक, इंटीजर टाइप का एरे बना रहा हूँ। इंटीजर का अगर हम साइज़ जानना चाहें तो आज के टाइम पे जो इंटीजर का साइज़ है वो 4 बाइट्स हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक, 4 बाइट्स हमारा साइज़ है। तो हर मेमोरी ब्लॉक या मेमोरी एड्रेस के बीच में, जैसे कि इस ब्लॉक में और इस ब्लॉक में हमारा 4, क्योंकि ये वाला जो पर्टिकुलर ब्लॉक है, अगर हम इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू दे रहे हैं तो ये 4 मेमोरी ब्लॉक्स को लेगा, ठीक। तो ये पूरा मेमोरी ब्लॉक जो 4 मेमोरी ब्लॉक से मिल के बना है, ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को लेने में सक्षम है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाले का एड्रेस है वो 204 से चालू हो रहा है, क्योंकि 200 से 203 तक ये जो 11 है ये इसके पास मेमोरी दिया गया है, ठीक। 204 में हमने फॉर एग्जांपल 51 डाल दिया, ठीक। अब ये इसके पास 51 है, अब ये भी 4 साइज लेगा, तो 204 से 207 तक इस मेमोरी ब्लॉक को साइज दिया गया है। अगले का एड्रेस क्या है, 208 है, तो अब यहाँ पे भी हम लोग कुछ डाल सकते हैं, 5 6 7 कुछ भी हम दे सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं इस लाइन में, कि अगर हमको पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस पता है, यानी कि अगर इस वाले का एड्रेस हमको पता है, जैसे कि मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर मुझे इस वाले का एड्रेस पता है, ठीक, तो क्योंकि इसके बाद ही 5 एलिमेंट्स हमारे हैं, इसके बाद हमारे पास 4 और एलिमेंट्स हैं, टोटल इसको लेके 5 एलिमेंट्स हैं, तो अगर हम पहले वाले का एड्रेस जानते हैं तो हम उसमें 4 प्लस करके अगले वाले का एड्रेस भी निकाल सकते हैं, उस लोकेशन पे क्या वैल्यू है वो भी निकाल सकते हैं। उसके बाद उसमें 4 प्लस करके हम उसके बाद भी निकाल सकते हैं, उसमें 4 प्लस करके हम उसके बाद भी निकालते चले जा सकते हैं। तो यानी कि हमको एरे में एक फैसिलिटी प्रोवाइड होती है कि अगर हमको पहला एड्रेस जो कि हमारा 200 है, जिसको हम कह रहे हैं कि हमारा ये बेस एड्रेस है, अगर हमको ये पता है तो हम आगे के किसी भी एलिमेंट की वैल्यू या उसको कह सकते हैं उसके एड्रेस पे हम जाके उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये जो ऑफसेट है ये बेसिकली यही बता रहा है कि अगर हम इसमें कुछ वैल्यू ऐड कर दें तो हम अगले वाले एलिमेंट्स या उसके अगले वाले एलिमेंट्स को भी फेच कर सकते हैं। इसको भी हम लोग समझेंगे कि हम लोग कैसे करते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे। तो अगला स्लाइड हमारा कह रहा है, देखिए जो अभी हम लोग ने समझा वो यहाँ पे हमको समझ में आएगा। देखिए ये है मेमोरी लोकेशंस हमारी, हमने कहा कि ये 4000, फिर 4004, 4008, 12, 16, 20, 24, 28। इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव एन इंटीजर एरे। हम लोग ने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप की एरे बनाने की कोशिश करी है।
INT और इसका साइज़ है 8। ठीक, एक इंटीजर टाइप की एरे बनाई जिसका साइज़ 8 है। 8 साइज से हमको ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास 8 वैल्यूज़ लेने की क्षमता है, और वो भी कंटिन्यूसली, यानी कि एक के बाद एक हम 8 वैल्यूज़ मेमोरी में स्टोर करवा पा रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पे है। मेमोरी लोकेशंस आर कंटिग्यूअस वेयर ईच इंटीजर टेक्स 4 बाइट्स। हमारा हर इंटीजर क्योंकि 4 बाइट की जगह लेता है, तो हमारा ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा पहला एलिमेंट है, तो इसको 4 जगह 4 मेमोरी ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो 4000 से लेके 4003 तक हमारा ये वाला मेमोरी ब्लॉक जगह ले रहा है। 4004 से लेके 4007 तक ये वाला लेगा, 2 जहाँ पे है, फिर उसके बाद 3, जैसा कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया। किसी भी एरे का जो पहला एड्रेस होता है, यानी कि ये वाला, ये हमारा बेस एड्रेस कहलाता है, बेस एड्रेस। तो अगर हमको पहला एड्रेस पता है तो हम लोग बाकी किसी भी एलिमेंट ऑफ एरे को निकाल सकते हैं, क्योंकि वो सब एक के बाद एक प्लेस्ड होते हैं। चलिए, ये तो ठीक है, ये तो नॉर्मल बातें हो गई कि एरे हम लोग बनाते कैसे हैं, एरे क्या होता है, मतलब क्या है। अब हम लोग समझते हैं कि एरे हम लोग ने बनाया क्यों। ठीक है, जैसे कि आप ये वाला एग्जाम्पल अगर देखो, यहाँ पे एक क्लासरूम है। इस क्लासरूम में कई सारे बच्चे एक के बाद एक बैठे हुए हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए सब बच्चे बैठे हैं। अब मान लीजिए कि टीचर को यहाँ पे सबसे आंसर कॉपीज़, मान लीजिए एक टेस्ट चल रहा है। ठीक, जैसे आप लोग भी अभी एग्ज़ाम दोगे, पिछले साल भी दिए थे। मान लीजिए यहाँ पे एक एग्ज़ाम चल रहा है, ये पूरा एक एग्ज़ाम सेंटर। ठीक, तो ये टीचर है हमारी जो कि कॉपीज़ इन सभी बच्चों को देगी और इन सभी बच्चों से कॉपी एग्ज़ाम के बाद कलेक्ट करेगी। ठीक, अब देखिए, हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते क्यों हैं। डेटा स्ट्रक्चर हम बेसिकली इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमको टाइम कम लगे और हमारी स्पेस कम खर्चा हो। यही 2 रीज़न है। तो अगर सोचिए, यहाँ पे ये जितने बच्चे बैठे हैं ये एक पर्टिकुलर लाइन में बैठे हैं, यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं ये भी एक पर्टिकुलर लाइन में बैठे हैं, और यहाँ पे भी पर्टिकुलर लाइन में बैठे हैं। ठीक, अगर हम कहें कि ये बच्चा यहाँ से हटा दिया जाए और इसको हम एक पर्टिकुलरली दूसरी क्लास में बैठा दें यहाँ पे। ठीक, इस बच्चे को हटा के हम एक तीसरी क्लास में बैठा दें, 3rd क्लास। ठीक, एक और बच्चा यहाँ से इसको हटा के हम इसको 4थी क्लास में बैठा दें। ठीक, तो जब ये टीचर एग्ज़ाम कॉपीज़ देंगी या कलेक्ट करेंगी, तो उस समय अभी अगर सारे बच्चे एक ही क्लास में बैठे थे, तो आप खुद ही सोचो कि वो लाइन से देती चली जाएंगी और उनको टाइम कम लगेगा, वो आसानी से कॉपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कम कर पाएंगी। लेकिन अगर यही बच्चे अलग अलग क्लास में बैठे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि 4 क्लासेस में बैठे हुए हैं, तो एक क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद दूसरी क्लास में जाएंगी, दूसरी क्लास से तीसरी क्लास में, तीसरी क्लास से चौथी क्लास में, तो वहाँ पे उनका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लगेगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि उनको अलग अलग क्लासेस में जाना पड़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जब ये जो बच्चे बैठे हुए हैं ये एक रो में बैठे हैं, एक पर्टिकुलर लाइन में बैठे हैं, यानी कि इनको हम कह सकते हैं कि ये हमारे एक पर्टिकुलर एरे में बैठे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एरे का एक सिंपल एग्जाम्पल है, जिसके कारण से हम कहते हैं कि एरे में हमारा टाइम कम लगता है, क्योंकि सारे जो डेटा एलिमेंट्स हैं जो इसको हम स्टोर कर रहे हैं मेमोरी में, वो हमारे एक साथ स्टोर हैं। तो हम आसानी से, अगर हमको पहला पता हो तो हम बाकी सबको एक्सेस कर सकते हैं आसानी से, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, जब हम बात करते हैं स्पेस की, तो अगर मान लीजिए ये बच्चा यहाँ से हट गया और ये दूसरी क्लास में बैठा है, पर्टिकुलरली यहाँ पे एक बॉय बैठा है। ठीक, एक यहाँ से गर्ल हट गई, ये तीसरी क्लास में बैठी है। ठीक, क्लास 3 में बैठी है एक गर्ल, है ना। तो अब सोचिए कि यहाँ पे मान लीजिए ये बीएससी का पेपर चल रहा है, कंप्यूटर साइंस का पेपर चल रहा है, तो यहाँ पे सभी को एक साथ बैठना नेसेसरी होना चाहिए, लेकिन ऐसा बैठे नहीं है, वो 3 क्लासेस में बैठे हैं। तो 3 क्लास केवल बीएससी सीएस के पेपर के लिए ऑक्यूपाई हो गई, लेकिन हो कितने में सकता था, एक ही क्लास में हो सकता था, है ना। तो जो क्लासेस हैं उसको अगर हम कहें कि ये हमारी जो क्लास की बात हम जब कर रहे हैं, तो हम कहें अगर कि ये मेमोरी है हमारी, तो यहाँ पे जब हमारे 4 बच्चे अलग अलग क्लास में बैठे हैं, तो हम कह रहे हैं कि वहाँ पे मेमोरी हमारी फालतू यूज़ हो रही है, फालतू के लिए काम ली जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर ये सभी बच्चे एक क्लास में बैठ जाते, तो वो दूसरी क्लास हम कहते कि उसको में हम कोई बीए का पेपर करवा लें,
है ना, या कोई दूसरा बीकॉम का पेपर करवा ले तो वो उसमें यूज़ हो सकती थी। लेकिन केवल एक बच्चे के कारण जो कि सीएस का है, बीएससी का है, वो पूरी क्लास हमारी ऑक्यूपाई हो गई, पूरी क्लास हमारी ऑक्यूपाई हो गई, यानी कि वो पूरा ब्लॉक ऑफ मेमोरी हमारा ऑक्यूपाई हो गया, है ना। तो एरे क्या कहता है, एरे कहता है कि हम कॉन्टिन्यूअसली एलोकेट करवा रहे हैं, एक के बाद एक करवा रहे हैं, तो हमारा कम मेमोरी में हम बहुत सारी चीज़ों को यानी एलिमेंट्स को अच्छे से स्टोर करने में, ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करने में सक्षम है। एक ये एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद अब हमारे पास और थोड़े से यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं कि हम लोग एरे क्यों पढ़ते हैं। एरे को हम कहते हैं कि एरे जो हमारा है, एरे आर द सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर, जो सबसे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारा एरे है, ठीक। दैट स्टोर आइटम्स ऑफ सेम डेटा टाइप, ये सारे सेम डेटा टाइप के आइटम्स को स्टोर करता है अपने पास, कॉन्टिन्यूअसली स्टोर करता है, एक के बाद एक स्टोर करता है। द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ एरेज कैन बी स्टोरिंग डेटा इन टैबुलर फॉर्म, यानी टेबल के फॉर्म में भी डेटा एरे में हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। टैबुलर फॉर्म में यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि हमने कहा है कि हम अभी तो हम लोग 1D एरे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे केवल हम एक ही रो में ही काम चला लेते हैं। लेकिन जब हम 2D एरे करेंगे तो यहाँ पे रोज और कॉलम्स भी बढ़ जाएंगी। तो ये हमारे अगले टॉपिक्स हैं, अगले क्वेश्चंस में हम लोग 2D एरे के बारे में भी जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी विश टू स्टोर कॉन्टैक्ट्स ऑन आवर फ़ोन, अगर हम चाहें, पहला एग्जाम्पल जो हमारा है कि हम अगर अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स को स्टोर कर रहे हैं, देन सॉफ्टवेयर विल सिंपली प्लेस ऑल कॉन्टैक्ट्स इन एन एरे। जो हमारा सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर फ़ोन का, वो क्या करेगा, वो हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो एक एरे के फॉर्म में हमारा स्टोर करेगा। जैसा कि आप देखते हो A to B, B, C, D, E, F, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स एक एरे में, यानी कि एक ही जगह पे सारे कॉन्टैक्ट्स हमको मिल जाते हैं और एक के बाद एक मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपको अलग अलग फोल्डर ढूंढना है कि भैया ये एक कॉन्टैक्ट इस फोल्डर में है, एक कॉन्टैक्ट इस फोल्डर में है, ऐसा तो नहीं होता ना। सारे कॉन्टैक्ट्स हमको एक ही जगह पे मिल जाते हैं जब हम कॉन्टैक्ट फोल्डर खोलते हैं। ये हम ऐसा तो नहीं कहते कि ये कॉन्टैक्ट्स 1 है, ये कॉन्टैक्ट्स 2 हैं, आधे कॉन्टैक्ट आपको यहाँ मिलेंगे, आधे कॉन्टैक्ट यहाँ मिलेंगे, तो आप ढूंढते रहो भैया बैठ के। तो ऐसा नहीं कर सकते ना, टाइम वेस्ट हो रहा है, स्पेस भी गलत एलोकेट हो रही है अलग अलग जगहों पे, जो कि वेस्ट कर रही है स्पेसेस को भी हमारे। तो ऐसा हमको नहीं करना, हम चाहते हैं कि हमारी एक जो ये सारी चीज़ें वो एक ही जगह पे हों, है ना। तो इस कारण से हम लोग एरे को पढ़ते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है, अ सिंपल क्वेश्चन पेपर इज़ एन एरे ऑफ नंबर्ड क्वेश्चन विद ईच ऑफ देम असाइंड सम मार्क्स। जो आप लोग क्वेश्चन पेपर देते हो, उस क्वेश्चन पेपर में भी आपका 1 2 3 4 ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कुछ कुछ मार्क्स होते हैं, उसको आप उसी ऑर्डर में सॉल्व करते हो, है ना। अब ऐसा नहीं होता ना कि सीएस का पेपर है तो सीएस में पहला क्वेश्चन फिजिक्स का पूछा जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन सीएस का, तीसरा मैथ्स का, ऐसा तो नहीं होता ना। ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं पर्टिकुलरली ये सब सीएस के ही तो होते हैं, है ना। तो ये भी तो एक एरे ही है, सेम टाइप के क्वेश्चन, सेम पेपर के क्वेश्चंस एक साथ पूछे जा रहे हैं एक के बाद एक, तो ये भी एक एरे हो गया, है ना। इसके बाद जब हम एक और एग्जांपल लेते हैं तो ट्रे ऑफ एग्स, तो एग्स का जो ट्रे होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्स होते हैं तो ये सारे सेम टाइप के एग्स हैं, ये जो ट्रे है ये सेम टाइप के एलिमेंट्स को अपने पास कैरी कर रही है, तो ये भी एक एग्जांपल है। इसके बाद अब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अरेंजिंग बुक्स, ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो अगर हम समझें कि हमने कहा कि हमारे पास घर में 10 बुक्स हैं, 10 बुक्स हमारे पास हमारे घर में है, तो अगर हम इन 10 बुक्स को एक साथ एक जगह पे रखें तो इसको हमको ढूंढने में आसानी होगी, है ना। अगर इस 10 बुक को अगर हम 4 कमरे में अलग अलग फैला के रखेंगे, है ना, एक कमरे में इधर, एक कमरे में इधर, एक इधर, एक इधर, 4 जगह हम फैला के रखेंगे, तो हमको एक बुक को अगर सर्च करना है, ढूंढना है, तो हो सकता है वो पहले कमरे में ना मिले, दूसरे में ना मिले, चौथे में जाके मिले, है ना। तो अब सोचिए टाइम कितना लग रहा है, और प्लस बुक्स फैली हुई हैं पूरे कमरे में, तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं, तो हमारी जगह भी वेस्ट हो रही है ना। तो इन दोनों चीज़ों से हमको अपने कंप्यूटर को बचाना है। हम कहते हैं कि हमारा मेमोरी में अच्छे से डेटा स्टोर हो, जिससे कि हमारा जो टाइम ऑफ एक्सेसिंग दैट डेटा है, टाइम जो हमको लग रहा है उस डेटा को वापस से रिट्रीव करने में, एक्सेस करने में, वो हमारा कम लगे, ठीक है। नीड हम लोग ने समझ ही लिया क्या नीड है। जैसे कि अगर हम लोग प्रोग्रामिंग की भाषा में समझें
तो हम लोग प्रोग्रामिंग में आप लोग बहुत हमने देखा भी था एग्ज़ाम टाइम पे, प्रैक्टिकल के टाइम पे, कि अगर कहीं ये लिखा हुआ है कि आप लोग 10 स्टूडेंट्स का एज स्टोर कराओ, है ना, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स 10 तरीके के वेरिएबल बना रहे थे, एज 1 एज 2 एज 3 इस तरीके से वेरिएबल बना रहे थे और फिर वो डेटा को स्टोर कर रहे थे, है ना। जबकि स्टूडेंट का जो एज है वो किस तरीके का होगा, वो इंटीजर टाइप का होगा, हमको पता है ना। तो अगर हम इंटीजर टाइप का हम जानते हैं कि एज है और उसका अगर हम वेरिएबल बना के स्टोर कर रहे हैं, तो सोचिए कितने सारे वेरिएबल्स बन रहे हैं, और उस हर एक वेरिएबल को हमको ये नहीं पता ना कि ये किस पर्टिकुलर स्टूडेंट का एज है, ये किस पर्टिकुलर स्टूडेंट का एज है, एज 3 एज 4 ऐसे करके, ये तो गलत चीज़ है, हम लोग ऐसे नहीं बना सकते। और सोचिए अगर हम लोग बना भी रहे हैं तो हमें कितनी बार एज 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 लिखना पड़ रहा है ना, 10 बार हम एज लिख रहे हैं, इसमें अलग हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना। ये तो गलत चीज़ है, इसको ऐसे नहीं करना। तो जब हम लोग एक्चुअल में जब हम लोग एरे बनाते हैं तो हम लोग एरे में कुछ इस तरीके से करते हैं, जैसे कि यहाँ तो एरे लिखा है, हम लोग चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, int एज 10 और उसके बाद जो हमारे पर्टिकुलर 10 स्टूडेंट्स की एज है, जैसे कि ये, ठीक, ये हमारे 10 स्टूडेंट्स की एज है, हमने सीधा यहाँ पे लिख दिया ऐसे, तो अब हमारे 10 स्टूडेंट्स की एज इनपुट हो गई, है ना। पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक में ये ऐसे मेमोरी ब्लॉक हमारा बन गया, और हमारा 10 मेमोरी ब्लॉक में जो स्टूडेंट्स की एज थी 35, 33, 42, 10 ऐसे करके हमारा सो ऑन स्टोर हो गया। अब देखिए वहाँ पे 10 बार हमको एज लिखना पड़ रहा था, है ना। यहाँ पे कितनी बार लिखना पड़ा, यहाँ पे केवल एक बार लिखना पड़ा एज, और यहाँ पे हमने 10 लिख दिया और हमारा काम हो गया, सबका हमने एज डाल दिया, तो कितना काम आसान हो गया। यहाँ पे अब देख लेते हैं क्या लिखा है, इफ़ वी डिक्लेयर लाइक अबव इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनिपुलेट द डेटा। ओके, तो एक चीज़ और, अब देखिए, अब हमने यहाँ पे अगर 10 बार 10 वेरिएबल बनाए हैं एज नाम से, एज 1 एज 2 एज 3 एज 4, और हमने कहा कि हमारा, अब ये तो क्योंकि स्टैटिक डेटा है हमारा, हमने कहा कि हमारा जो एज है वो सब स्टैटिक है, यानी कि फिक्स है। हमने अगर आज इसमें 10 साल डाला है, एक में 11 साल डाला है, 12 साल डाला है, एक में 13 साल डाला है। अब हमको करना क्या है, हमारे इस डेटा को फॉर एग्जांपल 1 साल बीत गए, ठीक, तो अब हम चाहते हैं कि ये जो जितने भी हमारे 3 वेरिएबल्स हैं, इन सब में, क्योंकि अब सब बच्चों की एज भी तो बढ़ गई, एक 10 है, 12 है, 13 है, तो अगर हम इन सब में +1 करना चाहेंगे, है ना, और हमारा ऐसे वेरिएबल्स में डेटा गया हुआ है इस तरीके से अलग अलग वेरिएबल्स बना के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर एक वेरिएबल को +1 करना पड़ेगा। एज 1 इक्वल्स टू एज 1 +1, फिर एज 2 इक्वल्स टू एज 2 +1, इस तरीके से बार बार लिखना पड़ेगा। तो अब सोचिए यहाँ पे कितना हेक्टिक काम हो जा रहा है। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम एरे के फॉर्म में लिखते हैं, अगर हम इसी चीज़ को यहाँ पे एरे के फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे सिंपली हमें कुछ नहीं करना, एक फॉर लूप चलाना है ARR की आई वाली लोकेशन से, और उसमें हमें सब में केवल +1 भर कर देना है, ARR आई +1। अब सोचिए एक सिंपल, या हम कह लें यहाँ पे एज, है ना, हमने एक एज नाम की एरे बनाई थी, उस एज नाम की एरे के हर एक पर्टिकुलर बच्चे का हम यहाँ पे सिग्निफाई कर रहे हैं आई से, और ये लूप हमने एक यहाँ पे चला दिया, फॉर लूप आई 0 से लेके आई लेस देन इक्वल्स टू 9 तक हमने लूप चला दिया। अब ये लूप हमारा चल रहा है, ठीक है, ये जो लूप हमने बनाया है यहाँ पे, फॉर int आई 0 से लेके आई लेस देन इक्वल्स टू 9 तक हमारा आई ++ हो रहा है, और सिंपली हमने क्या किया, एज के आई वाले लोकेशन को हमने +1 कर दिया। अब सोचिए जब हम एक एक वेरिएबल में एक एक एज सेव कर रहे थे तो वहाँ पे हमको प्लस करने में कितना प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन जब हमने केवल एक एरे बनाया और एरे में हमने यहाँ पे एक एज नाम का एक आई को हमने यहाँ पे सिग्निफाई किया था, एज नाम की हमारी एरे थी, तो उसमें हम केवल एक स्टेटमेंट ऐसे लिखा और ये सारे हमारे
जितने भी एजेस थे स्टूडेंट के सब में +1 कर देगा। तो ये आसानी से हमारी चीज़ें हो पा रही थी। इफ़ मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्वाइन देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिक्लेयर अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स। मान लीजिए अभी तो हम 10 की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट हो जाए तो 100 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, तो वो एक अलग प्रॉब्लम हो जाती है। इन सब सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग एरे पढ़ते हैं। इसके बाद सॉर्टिंग और सर्चिंग भी हमारी एरे में आसान हो जाती है। ठीक, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग ऑफ वैल्यू इज़ ईजियर, क्योंकि अगर आप जानते हो कि अगर आप एज 1 एज 2 ऐसे करके वेरिएबल बना रहे हो अलग अलग, एज 3 से लेके एज 100 तक, मान लीजिए 100 स्टूडेंट हैं आपके पास, तो आप इसमें सर्चिंग कैसे करोगे, आप इसमें सॉर्ट कैसे करोगे? आपको हर एक एज को ढूंढना पड़ेगा कि भैया एज 1 में क्या एज पड़ी है, एज 2 में क्या एज पड़ी है, सबको एक एक बार प्रिंट करा के देखना पड़ेगा। तो सर्च करने में सोचिए कितना टाइम लगेगा, है ना। हर एक वेरिएबल में आप देख रहे हो कि उसकी एज क्या है, ढूंढ रहे हो। लेकिन अगर हम एरे की बात करते हैं तो एरे में पहली चीज़ तो कॉन्टिग्यूसली मेमोरी एलोकेट होती है ना। तो ये एज है, यहाँ पे ये इस तरीके से मेमोरी बनती है और हर एक मेमोरी लोकेशन पे हमारा कुछ ना कुछ डेटा स्टोर होता चला जाता है ना। तो यहाँ पे केवल एक एज नाम का जो वेरिएबल है उसकी हेल्प से हम सारी एजेस को एक्सेस कर पा रहे हैं। हम चाहें तो इन एजेस को सॉर्ट भी कर सकते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम चाहें तो इसमें आसानी से डेटा को सर्च भी कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि ये सब एक के बाद एक कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन के साथ सेव्ड हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारी आसान हो जाती है। एरे आर बेस्ट टू प्रोसेस मल्टीपल वैल्यूज क्विकली एंड ईजिली। एरेज में हम बात करते हैं कि एरेज में पहली चीज़ तो आप ये समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज एक साथ स्टोर हो जाती हैं, है ना। तो इसका यही रीज़न है कि एरेज एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें अगर हम चाहें तो बहुत सारे मल्टीपल वैल्यूज़ को आसानी से स्टोर करा सकते हैं और उसको प्रोसेस करा सकते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, एरेज की जब हम लोग बात करते हैं तो एरे हमारा एक तरीके का डेराइव्ड डेटा टाइप होता है। ठीक, ये होता है हमारा डेराइव्ड डेटा टाइप। डेटा टाइप आप लोग ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, प्रिमिटिव डेटा टाइप, डेराइव्ड डेटा टाइप, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। तो हमारा एरे जो होता है ये डेराइव्ड डेटा टाइप होता है। डेराइव्ड होने का मतलब ये किसी एक फंडामेंटल डेटा टाइप की हेल्प से केवल बनाया जाता है ना। यानी कि अगर हम इंटीजर ले रहे हैं तो सारे एलिमेंट्स जो एरे में होंगे वो इंटीजर टाइप के होंगे। अगर हम कैरेक्टर ले रहे हैं तो सारे एलिमेंट्स हमारे कैरेक्टर टाइप के होंगे। यानी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में से कोई एक डेटा टाइप का अगर हम यूज़ करके चाहें तो एरे बना सकते हैं, जिसको हम डेराइव्ड डेटा टाइप कहते हैं। डेराइव्ड यानी कि किसी फंडामेंटल से यूज़ करके बनाया हुआ। ठीक है। एरेज आर गुड फॉर स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मोस्ट केसेस रिक्वायर स्टोरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डेटा ऑफ सिमिलर टाइप, जैसे कि मैंने अभी सब चीज़ें एक्सप्लेन कर ही दी हैं। टू स्टोर सच अमाउंट ऑफ डेटा वी नीड टू डिफाइन अ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। बहुत सारे वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ते थे, लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट भी होता था कि सारे वेरिएबल्स और किस वेरिएबल में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं उसको पढ़ना ढूंढना, वो सब चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती थी। सर्चिंग सॉर्टिंग बहुत डिफ़िकल्ट होती थी। क्यों डिफ़िकल्ट होती थी इसके पीछे का भी मैं रीज़न बता देता हूँ आपको। जैसे आपने INT एज बनाया, एज 1 एज 2 एज 3, तो ये डिफ़िकल्ट क्यों है यहाँ पे सर्चिंग सॉर्टिंग करना? क्यों? क्योंकि ये जो एज 1 है फॉर एग्जांपल ये हो सकता है 200 मेमोरी लोकेशन पे इसकी वैल्यू सेव हो, ये हो सकता है 2000 पे सेव हो या 2002 पे सेव हो, और ये हो सकता है आपका ये 4004 पे सेव हो। तो अब हमको यहाँ से उठ के यहाँ पे जाना, फिर यहाँ से उठ के यहाँ पे जाना, कितनी सारी मेमोरी लोकेशन हमको ट्रैवल करनी पड़ रही हैं। तो इस कारण से हमारे लिए ये चीज़ें डिफ़िकल्ट होती थी। दूसरी चीज़, हम लोग यहाँ से डायरेक्टली इस पे जा भी नहीं सकते थे। कैसे जाएंगे? हमें क्या पता कि एज 2 कहाँ पे स्टोर है? हमें उसके लिए एज 2 वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि एज 2 हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एज 2 को पता है कि वो कहाँ पे है, कौन से मेमोरी एड्रेस को वो पॉइंट कर रहा है ना। अगर हम सिंपली एज 1 के बाद एज 2 पे जाना चाहें तो हम नहीं जा सकते। लेकिन अगर हम एरे की बात करते हैं तो हम नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे तुरंत जा सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अगला वाला भी एरे ही है, एज टाइप का ही है ना। जैसे कि ये पहला वाला था एज 1 एज 2। अगर हम ऐसे सिंपली समझें, एज हमारा एक एरे है, तो पहली लोकेशन पे पहला एज है, दूसरी लोकेशन पे दूसरा एज है। ये हमको यहाँ पे प्रॉफिटेबल सिचुएशन मिलती थी।
तो ये हमारा कुछ नीड्स थे एरे के कि हम लोग एरे क्यों पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारे एडवांटेजेस आते हैं एरे के, तो वही सारे हमारे एडवांटेजेस भी हैं। एरे रिप्रेजेंट्स मल्टीपल डेटा आइटम विद द सेम टाइप यूजिंग सिंगल नेम। इन एरेज द एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस रैंडमली बाय यूजिंग द इंडेक्स नंबर। हाँ, अब एक चीज़ आ जाती है यहाँ पे, इंडेक्स नंबर। ये भी हम लोग समझ लेते हैं जल्दी से। जैसे कि होता क्या है, मान लीजिए मैंने एक एज नाम की एरे बनाई, एज, ठीक। अच्छा, अब एज के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। ये सब पॉइंट्स हम लोग पहले से ही क्लियर करके चलते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये जो एज है जिसको हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं int एज 7, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने इसको ऐसे लिखा, ठीक। int टू डेटा टाइप है, ये हम लोग को पता ही है। जब हम एरे बनाते हैं तो हम लोग जब भी कहीं आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स दिखें, ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट अगर दिखता है तो ये सिंबल है एरे का, ठीक, ये है एरे का सिंबल, ये चीज़ आप ध्यान रखना। फिर हम लोग बात करते हैं एज की, तो एज हमारा एक वेरिएबल है, ठीक, जिसको कहते हैं हम कि ये एक तरीके का इंटरनल पॉइंटर है। इंटरनल पॉइंटर, पॉइंटर मतलब जो कि एक पर्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट करे, है ना। तो अगर हम कहते हैं यहाँ पे ये पहला जो इसका एरे का बेस एड्रेस है, यानी कि पहला एड्रेस है वो 200 है, तो इस एरे के पास इस एज वेरिएबल के पास 200 लिखा होगा। ये जो 200 है ये पर्टिकुलरली एक मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस है, मेमोरी का एड्रेस है, ठीक। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर हमारे बेसिकली एक स्पेशल टाइप के वेरिएबल होते हैं जो कि किसी दूसरे मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस अपने पास रखते हैं, है ना। तो ये एज जो हमारा है ये एक तरीके का इंटरनल पॉइंटर है, और ये हमारे पास एरे की पहली मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस अपने पास रखेगा, ठीक। एक चीज़ तो ये हो गई। इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं इंडेक्स की, जैसे हम लोग अभी वेरिएबल्स बना रहे थे int एज 1 एज 2, है ना, एज 3, सिग्निफाई करने के लिए भैया ये पहले स्टूडेंट की एज है, ये दूसरे की है, ये तीसरे की है। तो अब वही चीज़ अगर हमको अपने एरे में बताना होगा तो उसके लिए हम लोग एक इंडेक्स नंबर यूज़ करते हैं, जैसे कि ये है, ठीक, ये हमारी इंडेक्सिंग है। तो अगर हम कुछ इस तरीके से हम लोग, ये तो हमारा साइज़ है, ये तो आपको पता ही है। अगर हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं एज, और फिर हमको चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल 4, तो यहाँ पे ये जो 4 हम लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं इसका इंडेक्स नंबर, ये हमारा इंडेक्स है। तो एज 4 जब हम लिख रहे हैं तो एज 4 का मतलब ये है कि एज से आप चालू करो और चौथे इंडेक्स पे जाओ, यानी कि इस वाले इंडेक्स पे पहुँचो, और इसमें जो वैल्यू है उसको या तो आप इनपुट कर सकते हो या तो इसको आउटपुट में डिस्प्ले कर सकते हो। जैसे आपने लिखा printf %d एज का 4th लोकेशन, ठीक। तो आप 4th लोकेशन का पे जो भी वैल्यू होगा, फॉर एग्जांपल अगर 2 था तो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है ये हमारा इसको प्रिंट कर देगा, 2 को हमारा प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा इंडेक्स नंबर होता है, यानी कि जब हम एरे बनाते हैं उसका पहला इंडेक्स 0 से चालू होता है, 0 से लेके वो साइज़ -1 तक, यानी कि यहाँ पे अगर हम एक चीज़ गलती हो गई, यहाँ पे एरे का साइज़ हमारा 8 है, तो ये हमारा इंडेक्स जो चालू होता है ये 0 से चालू होके साइज़ -1 तक जाता है, ठीक। कैलकुलेट कर लो, 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी 8 एड्रेस होगा इसका, ठीक। और जो आखिरी इंडेक्स ब्लॉक होगा वो हमारा साइज़ -1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 0 से चालू हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले वाले, जो अगला इसका एडवांटेज है कि एरे में हमारा कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, तो ये तो हम लोग ने समझ ही लिया। हैंस देयर इज़ नो चांस ऑफ एक्स्ट्रा मेमोरी बीइंग एलोकेटेड, तो हमारा जो एक्स्ट्रा की मेमोरी होती है, एक्स्ट्रा फालतू मेमोरी होती है, जैसे कि हमने कहा था अभी स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल लिया था, तो वो उस तरीके से मेमोरी एलोकेशन हमारा नहीं होता, जिसके कारण से हमारा ओवरफ्लो या शॉर्टेज ऑफ मेमोरी भी नहीं होता, और हमारा फालतू मतलब कि एक तरीके से मेमोरी वेस्टेज नहीं होता है एरे के कारण, ठीक है। एक हमारा ये एडवांटेज आ जाता है। यूजिंग एरे
अदर डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक लिस्ट, स्टैक क्यूज, यानी कि हम एरे का यूज़ करके लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू, ट्रीज, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 2 डायमेंशनल एरे आर यूज टू रिप्रेजेंट मैट्रिसेस। हम अगर मैट्रिसेस बनाना चाहें तो हम लोग 2D एरे भी बना सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे। तो एरे के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी स्टोर्ड इन एन एरे शुड बी नोन इन एडवांस, यानी कि हमको अगर जितने भी एलिमेंट्स का एरे बनाना है वो हमें पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि हमें डिक्लेरेशन के टाइम पे वो बताना होता है। जैसे कि हमने कहा कि हमें 10 स्टूडेंट्स का एज का एरे बनाना है, तो हमें यहाँ पे 10 मेंशन करना नेसेसरी है। तो हमें ये पहले से पता होना चाहिए कि हमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एरे बनाना है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। An array is a static structure, which means the array of fixed size. Once declared, the size of the array cannot be modified. The memory which is allocated to it cannot be increased or decreased. यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि हम ये स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे स्टैटिकली मेमोरी एलोकेट होगी। यानी कि जब हमने यहाँ पे int एज लिखा और 10 लिखा, तो इसका मतलब है कि अब हमारी 10 साइज़ की एरे फिक्स हो गई, यानी कि 10 मेमोरी ब्लॉक हमारा यहाँ पे एलोकेट हो गया इस एज को। ठीक, इस एज को 10 मेमोरी ब्लॉक हमारा एलोकेट हो गया। तो 9। अब इसके बाद अगर हम चाहें कि हमको अलग से मेमोरी का साइज बढ़ाना है या घटाना है, तो ये पॉसिबल एरे में नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसमें मेमोरी एलोकेशन जो होता है ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है कि जो भी चीज़ हमारी हो रही है वो फिक्स्ड साइज़ की है, उसके साइज़ में हम चेंजेस नहीं कर सकते। इसके बाद हम आते हैं इंसर्शन एंड डिलीशन आर क्वाइट डिफिकल्ट इन एन एरे एज एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस एंड शिफ्टिंग ऑपरेशन इज कॉस्टली। यानी कि इसमें हमारा इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन जो होता है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। क्यों डिफ़िकल्ट होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक एरे बनाया। अब एरे हमारा हमने कहा कि 10 साइज़ का एरे है। ठीक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, हमने यहाँ पे कुछ डेटा इनपुट करा दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 7 8 9 10 और 11। अब हमने कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारा ये वाला लोकेशन खाली है। ठीक, हमने एक एरे बनाई है और हमारे एरे का ये वाला लोकेशन खाली है, इसमें कुछ नहीं डाला हमने, या हमने कहा कि इसमें हमने 11 चलिए डाल ही दिया। ठीक, अब हमने कहा कि आप 6 इनपुट कराओ, 6 को इंसर्ट कराओ कहाँ पे? 4 और 5 के बीच में। ठीक, तो अब अगर हमको 6 को इंसर्ट कराना है 4 और 5 के बीच में, तो पर्टिकुलरली हमको करना क्या पड़ेगा? ये जो 7 है इसको हमको पहले एम्प्टी करना पड़ेगा। ये 5th लोकेशन है, इसको हमको खाली करना पड़ेगा। खाली करने के लिए हम 7 को यहाँ पे ले आएंगे, 8 को यहाँ पे लेके आएंगे, 9 को यहाँ लेके आएंगे और 10 को यहाँ लेके आएंगे और 11 को यहाँ लेके आएंगे। ठीक, फिर जब हमारा 5th लोकेशन खाली होगा तो फिर हम यहाँ पे 6 स्टोर करेंगे। ठीक, तब हम यहाँ पे 6 डालेंगे। तो अब सोचिए यहाँ पे हमको शिफ्टिंग करनी पड़ी, एक एक एलिमेंट को बाहर करते जाना पड़ा। प्लस एक चीज़ और हो गई कि ये जो 11th वैल्यू थी जो कि आखिरी वाले लोकेशन पे सेव थी, ये हमारी अब लॉस्ट हो गई। इसको अब हम फेच नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एरे के बाहर हो गई है ना। ये हमारा एरे 10 साइज का था, अब ये हमारा 10th लोकेशन पे सेव हो गया। 10th लोकेशन पे सेव हुआ तो ये हमारा एरे के बाहर हो गया है ना। इसी तरीके से डिलीशन है। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 3 को डिलीट कर देते हैं, तो अब हमने यहाँ पे अगर 3 को डिलीट किया तो यहाँ पे हमारी खाली स्पेस हो गई। खाली स्पेस हम वॉइड से सिग्निफाई करते हैं। ठीक, वॉइड भी हमारा एक तरीके का डेटा टाइप है। और हमने कहा है कि एरे जो हमारी होती है वो हमारे पूरे सारे लोकेशंस पे सेम डेटा टाइप होना चाहिए। अब देखिए ये पूरे जो हमारा लोकेशन है, इस पूरे लोकेशन की बात करें तो बीच में एक तो वॉइड आ जा रहा है, तो अब तो ये एरे है ही नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? जो इसके बाद वाली एलिमेंट्स हैं उसको यहाँ पे एक एक करके शिफ्ट करना पड़ेगा, एक एक पहले, तभी तो हमारी ये एरे कहलाएगी है ना। क्योंकि हम कहते हैं कि सेम डेटा टाइप होना चाहिए और बीच में अगर खाली हो गया और वो वॉइड हो गया तो वो एरे नहीं रह जाएगी, तो हमको शिफ्ट करा के एक को आगे लेके आना पड़ेगा। तो इस कारण से ये कुछ रीजंस हैं जिस कारण से हमारा एरेस का
कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, और ये हमारा इंसर्शन और डिलीशन में बहुत कॉस्टली होती है, क्योंकि शिफ्टिंग ऑपरेशंस बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं और थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं. Allocating more memory than the required leads to wastage of more memory space, and less allocation of memory also leads to the problem. यानी कि हमने कहा कि हमको फॉर एग्जांपल हमने सोचा कि हमारे क्लास में कम से कम 10 बच्चे तो आएंगे ही, ठीक, और हमने 10 यहाँ पे साइज़ का एरे बना लिया, यानी कि 10 साइज़ का एरे यहाँ पे बन गया फॉर एग्जांपल, ठीक. अब 10 साइज़ का एरे बन गया और मेरी क्लास में आए 5 ही बच्चे, तो हमने 5 लोग का जो डेटा डाल दिया, 6, 7, 8, 9 और 10. लेकिन बाकी के जो हमारे ब्लॉक्स थे, बाकी के जो हमारे 5 ब्लॉक्स थे, ये हमारे खाली रह गए, है ना. तो अब ये मेमोरी हमारा वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ इतना. तो अगर हम कभी ज़्यादा मेमोरी का एरे बना लें, है ना, और उसमें से यूज़ कम करें, तो वो हमारा एक तरीके से मेमोरी का वेस्टेज में भी एक अपना हाथ मतलब लगाता है, उसमें भी उसका हाथ होता है, मेमोरी वेस्टेज भी उसके कारण से हो सकता है. तो ये हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस थे एरे के, ठीक है. अब कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लें कि एरे की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं. एरे स्टोर्स डेटा एलिमेंट्स इन द सेम डेटा टाइप, ये हम लोग ने समझ ही लिया. मेंटेन मल्टीपल वेरिएबल्स यूजिंग सिंगल नेम, ये भी हम लोग ने समझ लिया. एरे हेल्प्स टू मेंटेन लार्ज डेटा अंडर सिंगल वेरिएबल, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं. एरे की हेल्प से हम लोग बहुत सारे सॉर्टिंग टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बबल सॉर्ट, सॉर्टिंग करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि एरे को, सिलेक्शन सॉर्ट वगैरह, ये सारे हम आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सॉर्टिंग टेक्निक्स अपने एरे के ऊपर. इसके बाद हमारा आता है एरेज कैन बी यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग मैट्रिक्स ऑपरेशन. अगर हम लोग को मैट्रिक्स बनाना है तो उसमें हम लोग एरे का यूज़ कर सकते हैं. डेटाबेस में हम लोग एरेज का यूज़ कर सकते हैं, सिंगल डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल. एरे कैन बी यूज्ड इन सीपीयू शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग में यूज़ किया जा सकता है. ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, 3rd ईयर का टॉपिक है, वहाँ पे हम लोग डिस्कस किया जाएगा. इसके बाद लास्टली एरेज आर ऑल्सो यूज्ड इन इम्प्लीमेंटिंग अदर डेटा स्ट्रक्चर्स. तो ये था हमारा आज का एरे के ऊपर वीडियो. बेसिक वीडियो था, आप सभी को सब कुछ समझ में आ ही गया होगा, और नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. तो हमारा कोर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.